हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश्वर में। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 पर चर्चा करेंगे और जिसकी प्रश्नावली होगी 1B। ठीक है, तो 1B के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले जो है हम उसमें ये देखेंगे कि उसमें है क्या चीज। ठीक है, तो उस 1B प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम दो परिमेयों को अध्ययन करेंगे। वो दोनों परिमेय क्या होंगी, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां परिमेय 1 डालते हैं। ठीक है, तो परिमेय है कि यदि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। P एक अभाज्य संख्या है। और यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह अवश्य ही यानी P यहां लिख देंगे अब वहां के प्लेस पे, तो P अवश्य ही A को भी विभाजित करेगी, जहां A जो है वो क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। A एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये प्रमेय है और ये इंपॉर्टेंट प्रमेय है। कहता है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और यदि P जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो अवश्य ही वो क्या करेगी? अवश्य ही a जो है वो अवश्य ही P a को भी विभाजित करेगी, जहां a जो है एक धनात्मक संख्या है। यानी अगर आपको कुछ एग्जांपल दे, सपोज कीजिए जैसे एग्जांपल आपको दे, यदि 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है और अगर ये 5 जो है वो किसके स्क्वायर को? 10 के स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। तो यही 5 जो है वो 100 के वर्गमूल को भी यानी 10 को विभाजित करेगी। नहीं उसमें जैसे सपोज करिए 7 जो है वो किसके स्क्वायर को विभाजित करती है? 49 को विभाजित करती है। तो यही 7 इस 49 के वर्गमूल को विभाजित करेगी, यानी 7 को भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो यानी अगर P जो है अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो यही P इसके वर्गमूल यानी a को भी विभाजित करेगी। ये ऐसा प्रमेय कहता है, आप इसको अच्छे से जानते रहिएगा और यही प्रमेय जो है आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला प्रमेय होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आओगे जरूर। अब अगला देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रमेय देखते हैं, ले लीजिए। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला प्रमेय क्या है। अगला प्रमेय है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको ये प्रूव करना है कि करड़ी में जो दो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और आगे के जो एक्सरसाइज होंगे, जो एग्जाम्पल्स होंगे, उसमें भी कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए करड़ी में पांच एक अपरिमेय संख्या है। और किसी भी अपरिमेय संख्या में जब किसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है या भाग किया जाता है या परिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो जो प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो पूछा जाएगा वो भी क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या में कुछ जोड़ा जाएगा या गुणा किया रहेगा या भाग किया रहेगा, कहा जाएगा कि वो भी आप सिद्ध कीजिए, वो भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे जो है आपके आगे इस टाइप के प्रश्न जो है आएंगे। ठीक है, और अगर आपने इस प्रमेय को देख लिया तो आपको, ये मेरा उम्मीद है, ये मेरा दावा है कि आपको जरूर आगे की इसकी प्रश्नावली में जो है इसके सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आएंगे। केवल मुझे दो टाइप के बताने होंगे, एक जो है तो हम बताने जा रहे हैं, एक और टाइप होगा। ठीक है, वो दोनों अगर आप अच्छे से देख लिए तो आपको ये मेरा विश्वास है कि अगली प्रश्नावली जो है इससे रिलेटेड वन भी जो प्रश्नावली है वो आपको उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। तो क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए करड़ी में दो जो है वो एक अपरिमेय संख्या। एक बात और फ्रेंड्स कहना चाहूंगा कि ये जो है, ये इस प्रश्नावली या ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है वो आप जान लीजिए 99% उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अभी पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि ये जरूर प्रश्न आपसे पूछा गया है, कि ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि जरूर ये प्रश्न आया हो। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। तो यहां कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी सिद्ध तो नहीं कर रहा, परिमेय है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ मान लेंगे, माना, क्या मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, थोड़ी देर के लिए आपको मान लेना है। तो माना, दो बार लिख दिया फ्रेंड्स, करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है तो अवश्य ही आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को आपने दशमलव रूप में अगर बदला होगा तो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, एक शांत हो जाता है, एक अशांत। शांत क्या होता है, जब कुछ चरणों के बाद जिसका डेसिमल जो है वो रिमाइंडर जो है वो शून्य हो जाए, शेषफल जो है वो शून्य हो जाए, तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। और अगर कुछ चरणों के बाद उसका शेषफल जो है वो शून्य ना हो बल्कि वो रिपीट करने लगे, वो पुनरावृत्ति करने लगे एक ही अंक जो है, तो हम उसे कहेंगे कि वो क्या है, वो अशांत दशमलव है। और ये किसको बदलने पर मिलते हैं, शांत और अशांत, ये परिमेय संख्या को बदलने पर मिलते हैं। यानी मुझे क्या करना है कि एक परिमेय संख्या की बात आई तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या वो संख्या जिन्हें p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय जो मुझे प्रूव करना है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिनको p बाई के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। यानी अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो ना तो उसका शेषफल जो है वो शून्य होता है, ना तो वो कभी खत्म होता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, मानो थोड़ी देर के लिए, एक जो है ये परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू कह ले चाहे a बाई बी के रूप में कह ले। तो आपकी बुक में जो है a बाई बी का जिक्र हुआ है, इसी वजह से हम p बाई क्यू के प्लेस पे a बाई बी लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि a बाई बी आप यहाँ लिख देंगे। अतः का मतलब इसलिए कि करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, ये a बाई बी के बराबर है, a बाई बी का मतलब है परिमेय संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे
जहां ए और बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और अगर ऐसी दो संख्याएं हो जिनमें एक के अलावा कुछ भी गुणनखंड ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम बोलते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां हमने क्या बना, a बराबर b को हमने √2 के बराबर लिख दिया, क्योंकि हमने मान रखा है कि a जो √2 है वो एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को a बाई b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां a और b क्या है, दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, a बराबर क्या मिलेगा, b करड़ी में 2, क्या मिलेगा, b करड़ी में 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए। अगर आप a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और यहां अगर b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो केवल 2 हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, b करड़ी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर ये 2 करड़ी में 2 का वर्ग केवल 2 हो जाएगा, और b का स्क्वायर हो जाएगा, b का वर्ग जो है b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए मुझे कि इधर 2 गुणा है, इधर आके भाग होगा, यानी 2 जो है वो किसको विभाजित करेगा, a स्क्वायर को। ठीक है, ये 2 जो है ये किसको विभाजित करेगा, a स्क्वायर को, तो इसका मतलब हुआ, यहां लिखेंगे 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसको समीकरण बना लेंगे। अगर 2a स्क्वायर को विभाजित करता है तो अभी आपने परिमेय में पढ़ा था, इसलिए आप यहां लिख दीजिए, इसलिए ये कहां से, ये थ्योरम से, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। फिर से एक बार समझिएगा, जब स्क्वायर करा तो ये मिला, अब इधर ये 2 जो है इधर गुणा, इधर आके भाग होगा, यानी किसको विभाजित करेगा, a स्क्वायर को, तो आप लिख देंगे 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा, और अगर ये 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2 जो है इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब पुनः यहां लिख देंगे, पुनः माना a बराबर 2c मान लेंगे। ध्यान रखना, अगर ये √2 है तो रूट में 2 है तो 2c मानेंगे, रूट में 5 है तो 5c मानेंगे, रूट में 3 है तो 3c मान लेंगे, जो भी होगा उसको मान लेंगे। ठीक है, तो माना a बराबर 2c। अब a का मान कहाँ रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो यहां रख दीजिएगा 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, यानी आएगा ये 4c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, यानी ये 2 से 2 कटेगा तो लास्ट में आएगा 2c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ओके, तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 2 जो है किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को, तो आप लिखेंगे कि 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं,
भाई दो इधर ये गुणा इधर आके भाग होगा, किसके साथ भाग होगा, बी के स्क्वायर के साथ। इसका मतलब है दो जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः अतः दो बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 बना लें। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप ये बताएं कि आपको दिख रहा होगा समीकरण 2 और 3, जरा आप देखें। समीकरण 2 क्या कहता है कि 2a को विभाजित करता है, और समीकरण 3 क्या कहता है, यही 2 जो है वो b को विभाजित करता है। यानी समीकरण 2 और 3 से ये बात पता लगती है कि 2 जो है वो a और b को विभाजित करता है ना। तो आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैसे, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से यह ज्ञात होता है कि 2a और b दोनों को क्या करती है, विभाजित करती है। विभाजित करती, अर्थात a और b में कम से कम दो एक अभाज्य गुणनखंड है। दो एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। अच्छे बताइए, यहां से पता लग रहा है कि दो ए और बी में कम से कम दो एक अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन ऊपर हमने लिखा था दो ए और बी ऐसे हैं जिसमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और यहां पता लग रहा है दो है ना। यानी अतः यहां लिख देंगे, अतः इस तथ्य का, किस तथ्य का, इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है। अतः आप लिख देंगे, अतः करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थ्योरम जो है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप थ्योरम ना समझिए इसको, ये क्वेश्चन समझिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आप जान लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड में आने वाला प्रश्न है। तो इसको आप जरूर अच्छे से देखें, और इसको कम से कम 2 से 3 बार हमारे साथ कॉपी कलम उठा के इसको सॉल्व करिए, और तब तक आप इसको सॉल्व करते रहिए जब तक आपको ये पूरी अच्छी तरह से आना जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं इसके प्रश्नावली पर, देखते हैं इसके प्रश्नावली में कैसे प्रश्न है। एग्जाम्पल तो आपको हम यहाँ नहीं बता रहे हैं, और क्योंकि आप एग्जाम्पल इसको सॉल्व करिएगा। अगर फिर भी आपको एग्जाम्पल में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कहेंगे तो हम एग्जाम्पल के भी प्रश्न को यहाँ सॉल्व करा देंगे। ठीक फ्रेंड्स, फिलहाल हम यहाँ इसके प्रश्नावलियों को केवल बता रहे हैं। और एक बात और आपको बता दें कि आपको पता होगी कि हम ये जो बुक है वो डॉक्टर मनोहर रे की बुक को सॉल्व करवा रहे हैं, और इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न जो है वो डॉक्टर मनोहर रे में है,
और अगर आप मनोहर रे के सॉल्व कर लेते हैं तो जान लीजिए एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिए है, और इसमें ज़्यादा प्रश्न है और आप ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो आप जान लीजिए कहीं से भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप उसमें असफल नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए हमने इस बुक को बेटर समझा है और इसी वजह से इस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं, और उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर कंटेंट जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर यदि आपको ये कंटेंट जो समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अभ्यास के प्रश्नावली 1B के प्रश्नों पर, देखते हैं वो क्या है। चलते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 1B का हम पहला प्रश्न लेते हैं। अभी आपने देखा कि इस प्रश्नावली का जो इंट्रोडक्शन में आपने प्रमेय नंबर 1 पढ़ा कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है और यदि P जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P जो है a स्क्वायर यानी के वर्गमूल a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। और दूसरा आपने पढ़ा कि आप सिद्ध कीजिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। और इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे, जैसे आप सपोज करिए आपसे पूछ लिया करड़ी में 3 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 7 आप सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 11 सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, तो आप जो है उसी प्रमेय के अनुसार एकदम सेम टू सेम लगाएंगे। ठीक है, आप उसको अच्छे से जरूर देख लीजिए। और आपको एक टाइप तो वो बता दिया हमने थ्योरम, एक टाइप जो है उस लगाएंगे केवल अगर कोई संख्या रूट में है, केवल रूट में है, उसके आगे पीछे कोई भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो आप उसको पहले परिमेय के जैसे लगाएंगे। लेकिन अगर उसके आगे पीछे परिमेय संख्या है, यानी गुणा में है, भाग में है, धन में है, प्लस में है या माइनस में है, तो आप इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि तीन करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आप जानते हैं, देखिए ये कौन संख्या है, ये परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और किसी भी परिमेय संख्या में, किसी भी अपरिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर, जोड़ने पर या फिर घटाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ क्या है, 3 में करड़ी में 3 से गुणा किया, इसका मतलब ये भी जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ ये भी एक अपरिमेय संख्या। तो लेकिन इसको मानेंगे कैसे, लिखेंगे माना 3 करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं ये कौन सी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसको जो है a बाई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, p बाई पी क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे अतः a बाई बी बराबर क्या होगा, 3 करड़ी में 3, जहां आप लिखोगे जहां भाई a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जहां a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है, a और b, यहाँ a और b दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आप ये देखिए कि क्या था, a बाई बी बराबर क्या मिला था, 3 करड़ी में 3, और ये इधर ये गुणा इधर के भाग हो जाएगा, यानी a बाई क्या मिलेगा, a बाई 3b बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3। ठीक है, अब यहां आप देखिए चूंकि a और b क्या है, a और b दो धनात्मक पूर्णांक हैं, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इसलिए ये जो पूरा है ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। इसलिए a बाई 3b एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अच्छा,
इतनी बात क्लियर हुई। ये एक परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि a बाई ए और b जो धनात्मक पूर्णांक थे ये परिमेय। अच्छा ये बताइए, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये तो इसके बराबर है, यानी a भी एक परिमेय संख्या होगी। तो आप लिखोगे कैसे, और इसलिए करड़ी में तीन भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट करता है, कि करड़ी में तीन एक परिमेय है। भैया आप जानते हैं करड़ी में तीन क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन यहां से क्या प्रकट हो रहा है कि ये परिमेय है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, अतः तीन करड़ी तीन एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इतना ही है इसका सलूशन है, और बड़ा ही इजी हो जाता है। कब, जब किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या जुड़ जाए या घट जाए या फिर गुणा हो जाए या फिर भाग हो जाए, अकॉर्डिंग उसके अपेक्षा जो आपने केवल, अगर कोई अपरिमेय संख्या केवल है तो वो थोड़ा सा जो उसका प्रोसेस लंबा हो जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस जो है बड़ा ही सिंपल हो जाता है, बड़ा छोटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप अच्छे से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको जरूर पूछें, ठीक है, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, चलते हैं। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे विश्वास है आपको इस वीडियो में मेरे द्वारा दिए हुए कंटेंट को आपने अच्छे से समझा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ में आप इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग को जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है फ्रेंड्स, और तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।